हेलो बच्चों, मैं हूं एसपी सर। आप सभी बच्चों का फिर से KWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से रेगुलर 2 क्लासेस चलेंगी। पहले क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जबकि दूसरे क्लास में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टारगेट बैच एग्ज़ाम 2026 डे 1 के क्लास नंबर 1 जो कि गणित विषय से है, और गणित विषय के हम लोग अध्याय 1 को आज पढ़ेंगे क्लास नंबर 1 में। और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या से अगर यदि बात किया जाए कि वास्तविक नंबर से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो टोटल यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 5। और ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें टोटल अगर यदि नंबर की बात करेंगे हम लोग यानी टोटल मार्क्स, तो यहाँ से 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी यदि हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 8 नंबर जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो 2 टाइप से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से टोटल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव टाइप जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें एक प्रश्न 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी टोटल कितने हो गए? 2 और 3 5। 5 तो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से हो गया 5 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 1 मार्क्स करके, तो 5 और 3 टोटल कितना हो गए? टोटल हो गया 8 मार्क्स। तो आज हम लोग डे 1 के क्लास नंबर 1 में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ेंगे, वो भी बेहतरीन और स्मार्ट अप्रोच के साथ। इसलिए आप इस क्लास को पूरा पढ़ें। तो यहाँ से जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। यदि हम टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड से एक प्रश्न पूछा जाता है, जबकि एक प्रश्न HCF से पूछा जाता है। HCF से यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के पूछा जाता है। और एक प्रश्न जो है परिमेय अथवा अपरिमेय से पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन पूछेंगे कि बताइए निम्न में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, या फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि निम्न में से ये कौन सा अपरिमेय संख्या है। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है यहाँ से कि बताइए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ेंगे इस क्लास में, यानी कि टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में की बात करें यदि हम, तो टाइप नंबर 1 जो है वो अभाज्य गुणनखंड से है। और अभाज्य गुणनखंड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर यदि बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड से, तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड से प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछता है कि बताइए कि 84 का अभाज्य गुणनखंड है। 84 का अभाज्य गुणनखंड है, और ये 4 ऑप्शन रहेगा। कितना ऑप्शन रहेगा? 4 ऑप्शन। तो आप इस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे उन संख्याओं को कहते हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होता है। जैसे बात करेंगे हम लोग तो 2, एक और स्वयं, 2 के अलावा ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगा। इसी तरह बात करेंगे 3, 1 और 3 के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे। उसी तरह बात करेंगे 5, उसी तरह बात करेंगे 7, उसी तरह बात करेंगे 11, उसी तरह बात करेंगे हम लोग 13, 17, 19, 23, 29। इस प्रकार के वे सभी संख्याएं जो किसी से भी ना कटता हो, यानी कि जो किसी का भी टेबल में ना आता हो,
यानी पहाड़ा में ना आता हो, वही संख्या क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। तो आप सीख चुके हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी सरल रूप से बात करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इस प्रकार करके वे सभी संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होता है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो अभाज्य संख्या आप सीख चुके हैं। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो सभी अभाज्य संख्या है। अब गुणनखंड क्या सीखेंगे हम लोग। तो अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड करने से के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 84 है, इस 84 को लिख के हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। यानी हम लोग इसको विभाजित करेंगे। तो इसको 2 से विभाजित करते हैं यदि, तो ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42 बार में ये कट जाएगा। फिर देखेंगे क्योंकि ये सम संख्या तो फिर ये 2 से कटेगा, और यदि ये 2 से कट रहा है तो ये फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 का टेबल में आ जाता है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी कि ये अब आ गया इसका गुणनखंड। तो हम अगर यदि बात करेंगे कि 84 का गुणनखंड, तो ये किस से कटा है? 2 से, 2 से, 3 से और 7 से। यानी बात करेंगे हम लोग या तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। यानी यदि ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 2 है, 2 कितना है? 2 गो है, तो 2 गो है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 यहाँ पर के गो है? 1 ठो है, इसलिए 1 ठो हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 7 के गो है? 1 गो है। यानी कि इसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे। तो घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 2, 3 का घात 1 और 7 का घात 1। अब यहाँ हम ऑप्शन को यदि मिलाएंगे तो 2 का घात 2, 3 का घात 1, 7 का घात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो क्या है मेरा सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? तो ये गुणनखंड आना चाहिए, यानी ये लॉसो आना चाहिए। तो आप लॉसो, आप सभी को लॉसो आता ही होगा। टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में 40 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालें। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, चारों ऑप्शन में से एक को आंसर करना है। तो इसमें भी बोला है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो अभी हम लोग सीखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, उसी तरह हम लोग इस प्रश्न में भी निकालेंगे। जैसे कि 140 है, इसको यदि हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो अब कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर किस किस से कटा है? 2, 5, 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड को जो है वो आया है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब ऑप्शन में देखना है, यदि यही इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कर देंगे, और नहीं दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग इस प्रकार से भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में कि 2 है, 2 का पावर कितना है? 1 और 1 2, तो 2 लिखा रहेगा। उसके बाद 5 का पावर 1 है, 5 है तो 1 लिखा जाएगा। 7 1 है तो 7 का पावर 1 लिखा जाएगा। या तो ऑप्शन में ये रहेंगे या ऑप्शन में ये रहेगा। तो ऑप्शन देखना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? लॉसो निकाल लेंगे। लॉसो जिस संख्या से कटेगा
वही संख्या उसका गुणनखंड हो जाएगा। और ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें देखना है कि जो भी संख्या कट रहा है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य संख्या में हम लोग बदल लेंगे। तो यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह फिर सवाल में पूछा जाएगा कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। एक और सवाल पूछेगा कि बताइए कि 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है। क्या हो सकता है, पूछेगा एक संख्या दे देगा, अब उसका अभाज्य गुणनखंड के 3 का अधिकतम घात, क्या हो सकता है 5 का अधिकतम घात। तो ध्यान देना है कि किसका पूछा है। तो पूछा किसका है इसमें, 2 का अधिकतम घात। तो हम लोग इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉस करेंगे। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, एक बचेगा 16 यानी 8 बार में, 48 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 1 और 2 यानी 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। यानी 96 का यदि हम लोग लॉसो निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 और 3, यानी कि 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस 96 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकलेगा। तो सवाल हमको अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है 2 का अधिकतम घात। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको घात में बदल लेना है। तो 2 का घात निकालना है तो 1 2 3 4 5, कितना 2 आया हुआ है यहाँ पर 5 गो निकला है। तो इसका मतलब इसका घात कितना हो जाएगा 5। और गुना में 3 के ठो है, 1 ठो है, इसका मतलब 3 का घात 1। अब यहाँ पे हमको सवाल पे क्या पूछा है, 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात जो है वो कितना है, घात 5 है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 5, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टाइप नंबर 1 जो है, यहाँ से 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो हम लोग कर चुके हैं, दूसरा में क्या पूछेगा, एक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है, और एक पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड तो निकालना है, साथ में उसका अधिकतम घात क्या है। अभी यहाँ पे 2 दिया हुआ, हो सकता है कि कोई दूसरा सवाल दे उसमें 3 का घात पूछ ले। हो सकता है कि फिर मान लेते हैं कि और कोई दूसरा सवाल दे, उसमें से हो सकता है कि 5 का अधिकतम घात बताइए, 3 का अधिकतम घात बताइए। तो जिस प्रश्न में जो पूछा जाएगा वही हम लोग आंसर करेंगे। इसमें पूछा है 2 का अधिकतम घात, तो हम लोग 2 का अधिकतम घात कितना है 5। यही सवाल रहता यदि पूछता कि 3 का अधिकतम घात, तो 3 का अधिकतम घात कितना आंसर आता 1, तो ऑप्शन में 1 रहता, उसको हम लोग टिक कर देते। इसी तरह हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 2 में एचसीएफ निकालने को पूछता है। क्या पूछता है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो भी प्रश्न देगा यहाँ पर किसका बोला है 6 और 20, यानी कि 6 और 20 को बोला है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड और 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड यदि करेंगे हम लोग तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 गुना 3। और 20 का पूछेगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5। और एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले, इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। अब यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है। हो सकता है कि सवाल पे यहाँ एक और 2 रहता तो फिर यहाँ पे 2 2 कॉमन हो जाता। तो दोनों में जो भी संख्या कॉमन आएगा उसी संख्या को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो वो वाला आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 6 में से 2 गुना 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 5। अब दोनों संख्या में कॉमन क्या है, तो एकमात्र 2 है, एकमात्र 2 है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे हम लोग। तो इसी दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि 15, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का मौसो क्या है? मौसो क्या है? तो मौसो यानी कि एचसीएफ, मौसो को ही एचसीएफ कहते हैं। मौसो हो गया हिंदी में, जिसको महत्तम समापवर्तीय बोलते हैं, और इंग्लिश में एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 12, 15 और 21 का पूछा है, तो हम लोग 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पे 12 का निकालते हैं तो 2 से 6 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। जबकि 15 का अभाज्य हम लोग लॉसो करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 3 गुना 5। और 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी लॉसो निकालेंगे, तो ये 3 से कटेगा 7 बार में, यानी कि 3 गुना 7। अब इसका क्या निकालना है? मौसो यानी एचसीएफ, मौसो निकालना है। तो हम अभी सीख चुके हैं कि मौसो निकालना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 सवाल दिया हुआ था, 6 और 21, 2 संख्या दिया हुआ था, 6 और 21। तो दोनों में से देखिए हम लोग, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21। तो हम लोग यहाँ पे तीनों में देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो जो तीनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे भी 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3 है, यानी कि इस तीनों संख्या में 3 है जो कि ये तीनों में कॉमन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो आंसर हो जाएगा 3। और ये 3 कहाँ पर है? तो ये 3 है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में 26 और 91 का पूछा है। तो 26 और 91 का पूछा है, तो इसी तरह बनाना है 26 और 91, इन दोनों का क्या निकाल लेना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 26 का निकालेंगे यदि हम लोग, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 13 अभाज्य संख्या है तो ये तो कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि ये 2 गुना 13 आ जाएगा। फिर 91 का निकालेंगे तो 13 से कट जाएगा, 13 7 91, 13 भी अभाज्य गुणनखंड है और 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, तो 13 और 7 यह दोनों हो जाएगा इसका गुणनखंड। लेकिन जब गुणनखंड लिखेंगे हम लोग तो पहले छोटा संख्या को लिखेंगे, फिर जाके बड़ा संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 13, और 91 का जो गुणनखंड है वो हो गया 7 गुना 13। अब फिर से वही एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों संख्या में हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है जो कॉमन है। तो कौन सा संख्या कॉमन है? कॉमन मतलब जो दोनों में है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 13 भी है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 13 है, तो ये 13 जो है जो दोनों में है, इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? 13, और ये हो जाएगा आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कितने पर है? तो ऑप्शन नंबर बी पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम लोग टाइप 3 के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या। टाइप 3 से परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या का सवाल पूछेगा। जैसे सवाल रहेगा कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, या फिर सवाल रहेगा निम्न में से परिमेय संख्या है, या फिर एक सवाल दे देगा एक, जैसे कि √3 निम्न में से है, ऑप्शन रहेगा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या एक पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें जानना है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सीख जाते हैं कि ये क्या होता है, तो हम इस प्रश्न को बड़ा ही सरल रूप में बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या तो सिंपल में हम लोग समझेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो 2, 5, 7, 5/7, 1/3, 2/3, ये सब जो सवाल मतलब संख्या है, ये सभी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
ये तो P बटा Q के रूप में है, ये तो ऑलरेडी P बटा Q के रूप में है, ये भी P बटा Q के रूप में है। लेकिन अब बोलेंगे कि सर ये तो P बटा Q के रूप में नहीं है, तो ये फिर परिमेय संख्या कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या है, संख्या के नीचे पे एक रहता है, संख्या के नीचे पे एक रहता है, कुछ नहीं है तो संख्या के नीचे में एक रहता है। तो अब इसको हम देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है? P बटा Q के रूप में दिख रहा है। तो इसीलिए ये सभी संख्या जितना भी पूर्णांक है, चाहे वो -5 हो, -3 हो, 22/7 हो, 8 हो या 6 हो या 5 हो, जो भी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होता है। इस बात को अब याद रखिएगा। अब अपरिमेय संख्या सीखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो होता है जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसमें बेसिकली याद रखिएगा रूट अंडर वाला, रूट अंडर में जितने भी संख्याएं रहेंगी, लेकिन इसमें से आप एक को छोड़ के बाकी जितना भी रूट में रहेंगे हम बता देंगे कि वो कौन सी संख्या रहेंगे, जिसको यदि रूट के अंदर भी है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे √2, √3, √5, √7, √10, √1/2, √1/√2, √5/√7, √9/√15। इस प्रकार का सवाल रहता है, तो आप समझिएगा कि ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एक जो वैल्यू होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी पाई का मान कितना होता है? 22/7। और ये जो पाई 22/7 होता है, आप ये देखिए 22/7 को आप P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, इसीलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, पूछेगा सवाल कि निम्न में से, मतलब पाई दे देगा, पाई निम्न में से है, तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। और एक चीज, अगर यदि रूट अंडर में पूर्ण वर्ग संख्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट अंडर में यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? वो तब वो परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर 4 है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है? 2 का, यानी किसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 का पूर्ण वर्ग है। उसी तरह हम बात करेंगे 9, रूट अंडर 9, तो 9 किसका वर्ग है? तो 9 3 का वर्ग होता है, इसीलिए 9 का √9 का क्या आंसर हो जाएगा? 3। और हम लोग जानते हैं कि 2 और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए यदि रूट अंडर में पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब आप लोग परिमेय और अपरिमेय में अंतर सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या कौन वाला होगा और अपरिमेय संख्या कौन वाला होगा, ये कैसे है ना। तो अब हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न क्या है? निम्न में अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है रूट अंडर 9, रूट अंडर 25, रूट अंडर 20 और रूट अंडर 49। यानी कि इसको यदि हम देखेंगे तो 9 जो है, ये 9 संख्या जो है ये 3 का पूर्ण वर्ग है, यानी कि √9 को सॉल्व करेंगे तो ये 3 आंसर आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो रूट अंडर 25 है, और रूट अंडर 25 यानी 25 जो है वो 5 का पूर्ण वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग होता है, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे देखेंगे 20 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसका मतलब है कि इसको, जबकि 49 क्या होता है? तो 49 जो होता है वो 7 का पूर्ण वर्ग होता है, यानी 7 का वर्ग होता है, यानी इसका जो आंसर निकल जाएगा वो 7। यानी कि ये भी पूर्णांक आ गया, ये भी पूर्णांक आ गया और ये भी पूर्णांक आ गया। यदि ये पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या।
जबकि सवाल में हमसे पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 20 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं है वाला पूछा है, इसका मतलब है कि हमको आंसर ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या है वाला, क्योंकि बोला कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है कि परिमेय संख्या है, तो हमको आंसर करना है परिमेय संख्या वाला। तो यहाँ पे देख रहे हैं पाई बटा 2, पाई क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, जबकि हमको पूछा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे √7, √7 यानी कि 7 जो है, √7 ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या, और जबकि हमसे पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे √3 बटा √5, दोनों में कोई कट भी नहीं रहा है और दोनों रूट अंडर में है, इसका मतलब है कि यह भी अपरिमेय संख्या है, जबकि पूछा है नहीं है, यानी कि यह भी आंसर नहीं होगा। जब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि आंसर तो यही होने वाला है। आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम लोग चेक भी कर लेंगे कि ये कैसे होगा, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट और रूट को एक साथ करके 8/2 कर सकते हैं। अब 2 कट गया ये 4 बार में, यानी कि ये 5 √4 बन गया, और 5 √4 जो है ये 2 का वर्ग है, 2 का क्या है, वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग 4 होता है, इसका मतलब है कि यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2, और 5 दूनी 10 बन जाएगा। अब ये एक पूर्णांक बन गया, अब ये पूर्णांक बन गया, इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब है कि यही वाला आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी सेम प्रश्न है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे, √7 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे √2 बटा √5, ये भी √2 है, यहाँ भी √5 है, यानी दोनों रूट में है, दोनों में रूट है और कोई भी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है, जबकि हमको आंसर बोला है इस अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब पाई तो ये अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब ये तीनों नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि ऊपर नीचे दोनों रूट में अलग अलग है, तो इसको हम लोग एक साथ बटे में कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं 75 और 48, 75 और 48 में देख रहे हैं, तो ये किससे कट रहा है, तो यहाँ पे 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से काटेंगे यदि इसको हम, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि ये कट के आ गया है 25/16, और 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 हो जाएगा, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर निकलेगा 5/4, और 5/4 जो है ये इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, परिमेय संख्या, जो कि हमको पूछा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम परिमेय अथवा अपरिमेय के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, तो पूछेंगे कि बताइए कि √3 निम्न में है, √3 निम्न में है, तो √3 क्या है, ऑप्शन रहेगा ए नंबर में परिमेय संख्या, बी में रहेगा अपरिमेय संख्या, और सी में रहेगा एक पूर्णांक, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो हमें आंसर करना है क्या, √3, तो √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि पाई निम्न में है, पाई निम्न में है, तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बेसिकली इन तीनों टॉपिक से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आज हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज का शाम को क्लास
दूसरा जो कि 8 बजे होगा। फिर मिलते हैं शाम के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।